नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम हिंदी के जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे वह सारे आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। इसमें हमने पद्यांश को भी इंक्लूड किया है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बताना इन चार में से बच्चों के भाषिक क्षमता आकलन का सबसे उचित तरीका क्या होगा? ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए या फिर संज्ञा शब्दों को उदाहरण दीजिए। देखिए साथियों, भाषिक क्षमता आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें देखें हम ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा है भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, संकेत, ध्वनि या फिर वर्णमाला? तो भाषा की मूल इकाई साथियों ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहा गया है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? यदि आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो बताना है इन चार में से आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या फिर व्याकरणिक नियम? तो भाई हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? जरा आंसर इसका सोच समझ कर देना। बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा है। तो भाई यहाँ पर हम देखें 46, तो मेरे भाई 46 इस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा है एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? बहुभाषिक कक्षा का मतलब क्या है? ऐसी कक्षा जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के बच्चे होते हैं। तो बताना है सबसे कम महत्व, ध्यान रखना सबसे कम महत्व की यहाँ पर बात की गई है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बच्चों को सिखाना कि वे दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो भाई इसमें हम सबसे कम महत्व देंगे ऑप्शन डी को, कि बच्चे को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताना इन चार में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जरा आंसर इसका सोच समझ कर देना। देखिए प्रादेशिक, भैया प्रादेशिक तो बिल्कुल सही लिखा है। माधुर्य बिल्कुल सही लिखा है। व्याप्त ये भी सही लिखा है, लेकिन जो प्रमाणक लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि मेरे भाई प्रामाणिक इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रा में आ की मात्रा नहीं है इसलिए अशुद्ध है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु की बात की गई है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं? तो देखिए
अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य और भाषा की विभिन्न छटाएं। ये तो भैया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पाठों की संख्या है साथियों, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये गुण होने भैया आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। आव्यकारी शब्द क्या होता है? देखिए साथियों, हम जानते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम आव्यकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे हो गया, पीछे हो गया, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये क्या है? आव्यकारी शब्द होते हैं। और आव्यकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या कहा है? उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या है? उसने पढ़ा, उसने खाया या फिर उसने चीखा। तो भैया उसने चीखा। ठीक है, नियम का उल्लंघन नहीं भैया, नियम का उल्लंघन यहाँ नहीं हो रहा है। संदर्भ की समझ ना होना नहीं, नियम कंठस्थ ना होना नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या है? नियमों का अति सामान्यकरण। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों यह दर्शाता है कि उसने नियमों का अति सामान्यकरण किया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आप लोग एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन काट सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 9 में आपको बताया। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, बताएं आप भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है, जो लैंग्वेज की बुक है, उसमें बताना कैसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों पर ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों या फिर बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। देखिए जहाँ पर एक केवल शब्द आ जाए वो तो ये मानिए वो ऑप्शन कदापि हो ही नहीं सकता। ठीक है, अत्यंत छोटे हों नहीं, बल्कि क्या है सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई प्राथमिक स्तर के पाठ ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। इससे क्या होगा? बच्चों में भाषा के प्रति लगाव बढ़ेगा तथा उनका मानसिक तथा बौद्धिक विकास भी अधिक होगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु या फिर नेत्र। तो यहाँ पर हम देखें साथियों, जो दया है, वायु है और प्रार्थना है, ये कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। और लेकिन जो नेत्र है भाई, नेत्र यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखना, जिन तत्सम शब्दों के अंत में त्रा आता है वह सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, चरित्र, शस्त्र। इनमें क्या है? पीछे त्रा आ रहा है और तत्सम है, अतः ऐसे शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी संकोच के। ठीक है, कहा है कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नियम और नाम क्या है? जो यहाँ पर कोष्ठक में चिन्ह दिया गया है इसका नाम बताना है, इस वाले चिन्ह का नाम क्या है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर विस्मय बोधक। तो देखिए पूर्ण विराम तो इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक इस तरह से होता है, अल्प विराम भी भैया इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह कहलाता है भैया विस्मय बोधक। कैसा है? विस्मय बोधक, जिसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि में किया जाता है। जैसे मैंने कहा ओह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले ओह लिख देंगे, फिर इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना या फिर दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो मेरे भाई द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है कि दैनिक जीवन में हिंदी को समझना
तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ पर कहा गया है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? बताएंगे आप लोग। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सा क्रियाकलाप सबसे महत्वपूर्ण होगा? विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या फिर समाचार पत्र का वाचन करना। तो भैया सबसे प्रभावी होगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं जितने आपको भाषा अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे उतना जो आपका अधिगम है वो तीव्र गति से होगा। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, जो एक लोकोक्ति है। तो भाई इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। क्या कहा गया है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब पद्यांश आ गया है, जरा आंसर यहाँ पर सोच समझ कर देना पड़ेगा आपको। कहा है कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पहले इस कविता को हम जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या है? हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुम से है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब है बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो हमने कविता को पढ़ लिया है। अब चलिए हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 21 तक, इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं कविता के रूप में। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? देखिए हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है, देखिए हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मतलब क्या है? स्वस्थ रहे संसार मतलब जो हमारा जीवन है वो कैसा रहे? खुशियों से परिपूर्ण रहे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखा है आपने, बस आप कविता जब पढ़ते हैं उसका भाव भी साथ साथ ग्रहण करते चलें तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक आते हैं 17 पर। क्या कहा गया है? कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? देखिए हम पढ़ चुके यहाँ पर बाहर कौन कौन सी चीज़ें लेकर आती हैं। देखिए नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, नदियों से भी आती है, पर्वत से आती है और पेड़ों से, इन सभी से बाहर आती हैं। देखिए नदियों की आवाज़ से, पेड़ों की पहाड़ों से और पेड़ों की हवा से, सभी से आती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी में कहा गया है समस्त प्राकृतिक उपादान, मतलब समस्त प्राकृतिक उपादान का मतलब क्या है? जीवन में समस्त प्राकृतिक उपादान का मतलब है पर्वत हो चाहे पेड़ हो या फिर हवा हो, इन सभी से बाहर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? देख लीजिए भैया, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए कहा है वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली। क्या है? वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली,
मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। क्या है? यही है सृष्टि का उपहार। मतलब देखिए, बिरंद लताएं, हरा भरा पौधों की डालियां, या फिर प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो यही बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, इसे ही सृष्टि का उपहार कहा है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है नहीं, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। बिल्कुल सही है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं ना कि पर्यावरण संरक्षण के बिना जीवन बेकार है। यहाँ पर सीधा सीधा कविता में कहा गया। देखिए, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार है। ठीक है, इसलिए क्या है, पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए और हम इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? भैया कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है इन चार में से? पढ़ लीजिए इस चारों को। तो भैया कवि कहना चाहता है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। अनुपम शब्द से अभिप्राय क्या है? उस कविता में एक अनुपम शब्द आया था, इसका अर्थ क्या है? सुखद, आनंदमय, मनोहारी, या फिर जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो भैया अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा ना दी जा सके। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 21 में से, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए वो साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।